जापान के वज़ीर आज़म का भारत का 2 रोज़ा दौरा आज होगा ख़त्म। 4वें भारत जापान सरबराह इजलास हुआ मुनक़िद। वज़ीर आज़म मोदी और फुमियो किशिदा ने की यूक्रेन में जारी तशद्दुद फौरी तौर पर ख़त्म करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के वफाकी वज़ीर बराए यूरोपीय और बैन अल-अक़वामी उमूर अलेक्जेंडर शालनबर्ग से करेंगे मुलाकात। कोयला कानून और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली में 3 रोज़ा बैन अल-अक़वामी अर्ज़ियाती कांग्रेस का वर्चुअल तरीके से करेंगे इफ्तिताह। नागालैंड हिंदुस्तान की पहली ऐसी रियासत बन गई है जिसने अपने कानून साज असेंबली में कौमी ई विधान प्रोजेक्ट को कामयाबी से किया है नाफिज। रूस यूक्रेन तनाज़े के 25वें दिन यूक्रेन ने चीन से रूसी बर्बरियत की मजम्मत में शामिल होने का किया मुतालबा। अमेरिका पहले ही बीजिंग को मॉस्को के हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की हिमायत के संगीन नताइज से किया है खबरदार। सऊदी अरब में ऑयल कंपनी आर्मको पर हौसियों का हमला। हौसी बागियों ने जनूबी सऊदी अरब में किए कई हमले। इस इलाके में 4 ड्रोन्स भी फायर किए गए। खेलों में भारत के नौजवान स्टार शटलर लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए। लक्ष्य सेन 2001 में लीला गोपीचंद के 21 साल बाद मर्दों के सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले बने हैं पहले भारतीय। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जापान के वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। भारत और जापान की दोस्ती की एक तवील तारीख है जो रूहानी सोच और मजबूत सकाफती रिश्तों में ममासलत पर मबनी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और किशिदा की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी में ये भी साफ नजर आ रहा था। वज़ीर आज़म मोदी के साथ जापान के वज़ीर आज़म की ये पहली 2 तरफ़ा मुलाकात थी। एशियाई बर्रे आज़म के ऐसे 2 ममालिक के लीडरों की तस्वीरें हैं जो आपस में सकाफती, स्ट्रेटेजिक, तारीखी और आलमी शराकतदारी की मजबूत डोर में बंधे हैं। भारत जापान के वज़ीर आज़म की यह मुलाकात कोविड-19 के बाद उभरने वाली मईशत और माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए भी अहम है। 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे जापान के वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा का वज़ीर आज़म मोदी ने गर्मजोशी के साथ हैदराबाद हाउस में इस्तकबाल किया। जापान के वज़ीर आज़म भी भारतीय रंग में नजर आए और उन्होंने भी वज़ीर आज़म मोदी के इस्तकबाल का जवाब नमस्कार करके दिया। इससे पहले दोपहर बाद जब जापानी वज़ीर आज़म पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनकी क़यादत मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने की। फुमियो किशिदा ने अक्टूबर 2021 में जापान में वज़ीर आज़म का कामकाज संभाला था। इसके बाद वो पहली बार भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आज़म मोदी के साथ जापान के वज़ीर आज़म की पहली 2 तरफ़ा मुलाकात है। इससे पहले दोनों ही लीडर कसीर फरीकी फोरम क्वाड की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत कर चुके हैं, जहां भारत बहरुल काहिल इलाके में बैनुल-अक़वामी कानून पर मबनी हालात को बनाए रखने और आज़ाद इलाका बनाए रखने पर जोर दिया गया। भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों मुल्कों के लीडरों को 2 तरफ़ा मुलाकात में भी भारत बहरुल काहिल इलाके में कवानीन पर मबनी निज़ाम पर बातचीत हुई। दोनों ही मुल्कों ने अपने मुश्तरका अक़दार के तई अज़्म का इआदा किया। भारत पहुंचे जापानी वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा ने भारत जापान के 14वें सरबराह इजलास में भी शिरकत की। भारत जापान के दरमियान तारीखी रिश्ते रहे हैं और दोनों ही मुल्क सकाफती तौर से एक दूसरे से जुड़े हैं। साथ ही भारत जापान के 2 तरफ़ा कसीर फरीकी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक, माशी तौर से भी काफ़ी मजबूत रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 6 मफाहमतनामों पर दस्तखत हुए।
जिनमें साइबर सिक्योरिटी समेत पानी की सप्लाई और तवानाई के शोबे अहम रहे। वजीर आजम ने 2 साल बाद हो रहे सरबराह इजलास पर खुशी का इजहार किया। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी जो हमने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उसके द्वारा हम भारत में सतत विकास के लिए काम करते रहेंगे। भारत जापान की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें भी हम अपना सहयोग को और बढ़ाएंगे और खास तौर पर हम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये दौरा ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत जापान के सफारती ताल्लुकात को पूरे 70 साल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारतकारी साल 1952 में कायम हुई थी। जापान भारत में बुनियादी ढांचे की तरक्की के कई मंसूबों में एक मजबूत और बाएतमाद शराकतदार है। मेट्रो हो या बुलेट, दोनों ही प्रोजेक्ट जापान के ताउन से ही परवान चढ़ रहे हैं। वजीर आजम ने जापान को भारत में सरमायाकारी का एक बड़ा शराकतदार मुल्क बताया। जापान 3,20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी अगले 5 साल में करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। अब हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया। कोविड-19 के चैलेंजों के बाद दुनिया की मईशत एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। ऐसे में दोनों मुल्कों के दरमियान बुनियादी ढांचे और तकनीक के साथ साथ आबोहवा में तब्दीली और साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजों और सप्लाई चेन को सही तरीके से चलाने पर भी बातचीत हुई। आफात के मुताबिक बुनियादी ढांचा बढ़ाने पर भी दोनों मुल्कों का जोर रहा और शराकतदारी की भी बात हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में दोनों ही मुल्क इस सम्त में काफी आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही लीडरों ने मौजूदा शराकतदारी को और भी आगे ले जाने पर रजामंदी का इजहार किया। इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोड मैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। भारत जापान के दरमियान पिछला सरबराह इजलास साल 2018 में हुआ था और कोविड-19 के दरमियान सरबराह इजलास नहीं हुए थे। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। बादिजा सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने 2 तरफा बातचीत के नताइज और दस्तखत शुदा मुआहदों की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी, पायदार शहरी तरक्की और पानी के इलाज से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। In terms of outcomes, as I mentioned, the joint statement was signed between the two prime ministers. We also concluded 3 agreements, which are, the first is as a memorandum of cooperation on cyber security. This is an umbrella agreement for information sharing, capacity building programs and cooperation in the area of cyber security. The second was a memorandum of cooperation in the field of sustainable urban development. This actually expands on the agreement, the MOU that was signed in 2007, and includes new areas of cooperation. New areas include smart cities development, affordable housing, urban flood management, sewerage, intelligent transport management system. And the third was a memorandum of cooperation on wastewater management. And this really is a new technology that the Japanese have introduced, which is called Jokasu technology,
which is essentially used in areas where sewerage infrastructure has not yet been developed and involves a large tank for decentralized wastewater treatment. We also concluded seven loan agreements for official development assistance. These are in areas of connectivity, healthcare, water supply and sewerage. And the total worth of this overseas development assistance is around rupees 20,400 crores for the period 2021-22. So they're quite significant from the areas they cover and also the quantum involved. An important decision that the two Prime Ministers took was to set an enhanced investment target of 5 trillion Japanese yen as public and private investment in India. खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापानी वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा ने यूक्रेन के बारे में अपने नुक्ते नज़र का तबादला किया। उन्होंने जारी तनाज़ात और इंसानी बुहरान के बारे में संजीदगी का इजहार किया और हिंद बहरुल काहिल के वसी मज़मरात का भी जायज़ा लिया। The Prime Minister expressed their seriousness about the ongoing conflict and the humanitarian crisis in Ukraine, assessed its broader implications, particularly for the Indo-Pacific region. They emphasized that the contemporary global order had been built on the UN Charter, international law and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. They underscored the importance of safety and security of nuclear facilities in Ukraine and acknowledged active efforts by the IAEA towards it. They reiterated their call for an immediate cessation of violence and noted that there was no other choice but the path of dialogue and diplomacy for the resolution of the conflict. The leaders affirmed that they would undertake appropriate steps to address the humanitarian crisis in Ukraine. जापानी वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा के इस दौरे को पहला गैर मुल्की दौरा करार देते हुए सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि इस दौरे से बहुत सी ऐसी चीज़ें वाबस्ता हैं जो पहली बार हो रही हैं। और ऑस्ट्रिया के वफाकी वज़ीर बराए यूरोपीय और बैनुल अक़वामी उमूर अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग के साथ मीटिंग करेंगे। पुरानी दिल्ली में एक हेरिटेज पार्क तवज्जो का मरकज़ बनेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज जामा मस्जिद के करीब चिरती लाल गोयल हेरिटेज पार्क का इफ्तिताह करेंगे। इस पार्क का नाम बीजेपी के सेंट्रल लीडर चिरती लाल गोयल के नाम पर रखा गया है। पार्क जदीद सहूलियात और कुदरती खसूसियात के साथ विरसे का एक अनोखा इम्तिजाज पेश करता है। इस पार्क में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ पार्क में दस्तकारी से मुतालिक बहुत से स्टॉल्स और दीगर प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा सकते हैं। कोयला और कानों के मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी जियोलॉजिकल कांग्रेस का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब अर्ज़ियात और कारोबारी नेटवर्किंग के शोबे में इल्म और तजर्बे के इश्तराक के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। ये कानकुनी, मादनियात की तलाश और पानी के इंतज़ाम, मादनी अज्जा की प्रोसेसिंग और माहौलियात में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अमली मालूमात फराहम करेगा। इससे इल्मी पैदावार में इजाफे में भी मदद मिलेगी और मुख्तलिफ अर्जियाती शोबों में सलाहियत साजी के मौक़े पैदा होंगे। अगली खबर नागालैंड से। नागालैंड असेंबली सेक्रेटरीट ने जारी बजट इजलास के दौरान 60 रुकनी असेंबली में हर मेज़ पर एक टैबलेट या ई बुक मुंसलिक कर दिया है। नागालैंड भारत की पहली कानून साज असेंबली बन गई है जिसने कौमी ई विधान प्रोजेक्ट को कामयाबी से नाफिज किया है। और आइए बात करते हैं टीकाकारी मुहिम की। मुल्क में जारी कोविड वैक्सीनेशन के तहत अब तक 181 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा एंटी कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने बताया कि कल 13,63,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। अब तक 12 से 14 साल के 16,76,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। अब तक 2 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें दी जा चुकी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की फंडिंग के सिलसिले में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मुसर्रत आलम और दीगर के खिलाफ इल्ज़ामात तय करने का हुक्म दिया है। इन पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यूएपीए की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इल्ज़ामात आयद किया गया है। इन सभी पर रियासत में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना और अलहदगी पसंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए फ़ंडिंग का इल्ज़ाम है। अदालत ने कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की तहक़ीक़ात की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद
और दहशत फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। एजेंसी ने दस्तावेज़ात और शवाहिद पेश करते हुए अदालत को बताया कि पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम की क़यादत में दहशतगर्द तंजीमों को भारतीय सरहद के अंदर अदम इस्तेहकाम और दहशत फैलाने के लिए फ़ंड फराहम किए गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जामे अमन मुज़ाकरात पर जोर दिया है। एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुलाकात का वक्त आ गया है और ये वक्त है कि बातचीत की जाए और यूक्रेन की इलाक़ाई सालमियत और इंसाफ को बहाल किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो रूस का नुकसान इतना होगा कि उसे पूरा होने में कई नस्लें दरकार होंगी। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड पर जोर दिया कि वो क्रैकडाउन के लिए मज़ीद इक़दाम करें। उधर रूस की फ़ौज के मुताबिक उसने अपनी जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल कंजाल को पहली बार यूक्रेन में अपने फौजी ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने मगरबी एवेन्यू फ्रांसिस्को के इलाके में ज़ेर ज़मीन गोदाम को निशाना बनाया। हमले में गोदाम में मौजूद यूक्रेनी फ़ौज के मिसाइल और फ़िज़ाई गोला बारूद को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी ओलेस्की डेनिलोफ ने कहा है कि यूक्रेन को अमरीकी हथियारों की एक नई खेप मिल जाएगी, जिसमें जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल भी शामिल हैं। हफ्ते के रोज़ एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में हथियार हमारे मुल्क की सरजमीन पर होंगे। यूक्रेन के इत्तेहादियों ने रूसी हमले के ख़िलाफ़ अपनी अफवाज को मजबूत करने के लिए हथियारों की खेप फराहम की है। रूस ने नाटो के रुकन ममालिक की तरफ से इस तरह की तरसील पर तनक़ीद की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने कहा है कि जुमे तक यूक्रेन में कम अज़ कम 847 शहरी हलाक और 1399 ज़ख्मी हुए हैं। ज़्यादातर हलाकतें भारी तोपखाने और रॉकेट और मिसाइलों जैसे धमाके खेज़ मवाद और फ़िज़ाई हमलों से हुई हैं। हलाकतों की असली तादाद इससे कहीं ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि इंसानी हकूक़ के दफ्तर की निगरानी करने वाली टीम कई शहरों में हलाकतों की तस्दीक करने से कासिर है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीरों के इदारे ने कहा है कि रूस के फ़ौजी क्रैकडाउन के बाद 33 लाख से ज़्यादा महाजरीन यूक्रेन से निकले हैं, जबकि मुल्क के अंदर तकरीबन 65 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। पॉप फ्रांसिस ने वेटिकन के चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाकर कुछ यूक्रेनी बच्चों से मुलाकात की जो रूस के हमले के बाद बच गए थे और उनका यहाँ इलाज किया जा रहा है। वेटिकन ने बताया कि हैम्यूगेस अस्पताल में इस वक्त 19 यूक्रेनी पनाह गुज़ीरों का इलाज हो रहा है और गुज़िश्ता हफ्ते में तकरीबन 50 लोगों का इलाज किया जा रहा है। वेटिकन ने बताया कि जंग से पहले कुछ बच्चे कैंसर, आसाबी निज़ाम और दीगर मसाइल से नबर्द आज़मा थे और जंग की शुरुआत में यहाँ आए थे, जबकि बाकी को जंग के दौरान ज़ख्मी होने के बाद इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। अगली खबर, हौसी बागियों ने हफ्ते के रोज़ जनूबी सऊदी अरब में कई हमले किए हैं, जिनमें सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तेल कंपनी आर्मको पर भी हमला किया गया। हौसी बागियों ने रियाद में कायम तेल कंपनी आर्मको को 4 ड्रोन हमलों में निशाना बनाया है। हौसी बागियों ने माजी में मुल्क की तेल की तनसीबात पर कई हमले किए हैं। इससे कबल 10 मार्च को भी रियाद में ऑयल रिफाइनिंग प्लांट पर हमला किया गया था। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शहर और अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, असलहा डिपो तबाह। इस हमले में 40 यूक्रेनी फ़ौजियों की मौत हुई है और अब तक 112 बच्चों की हलाकत की भी इतला मिली है। साथ ही साथ ये भी है कि अमरीकी सदर का अपने चीनी हम मनसब को इंतबाह, उन्होंने वार्न किया है कि चीन इस मामले में न्यूट्रल रहे और अगर चीन ने मदद करी रूस की तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो इसके अलावा दूसरी खबर हमने ली है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है हिंद जापान शराकतदारी पूरी दुनिया के लिए अहम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में 5 साल से 3.2 लाख करोड़ की सरमायाकारी करेगा जापान। आगे बढ़ेंगे अगले अखबार की तरफ। हमारा समाज की खबर लिखी है और यह है कश्मीर में बदले हैं हालात, अब ज़रूर होंगे इंतखाबात। वज़ीर दाखिला, दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की की राहें खुली हैं और अब अस्करियत पसंदी अपने ख़ात्मे के करीब है। अमित शाह। अगली खबर जो है वो भी है हमारा समाज से ही, और ये है पंजाब की नई काबीना ने हलफ उठाया है। भगवंत मान ने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, और ये खबर है रोज़नामा हमारा समाज से ही, और ये है सरकारी कामों में मादरी ज़बान का इस्तेमाल होना चाहिए, एम वेंकैया नायडू। साथ ही साथ जो अगली खबर हमने ली है वो है
हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है दूसरी मिक़ात के लिए योगी की ताशपोशी 25 मार्च को होगी। तो नाजरीन, ये था उर्दू अखबारात का जायज़ा, और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत के नॉर्म शटलर लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स ज़ुमरे के फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी ली जीजिया को 21-13, 12-21 और 21-19 से मात दी। हिंदुस्तान की पी गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जोली की जोड़ी को ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के विमेंस डबल सेमीफाइनल मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस मैच में शिकस्त के साथ ही गायत्री और ट्रेसा की जोड़ी ने कांसे का तमगा जीत लिया है। हिंदुस्तानी जोड़ी को जांग शोजियान और जेंग यू की चीनी जोड़ी ने 17-21, 21-16 से शिकस्त दी। हिंदुस्तान के सरफहरिस्त के खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने, जो 24 बार के आलमी चैंपियन भी हैं, अपना 8वां एशियाई बिलियर्ड टाइटल जीत लिया है। कतर में जारी टूर्नामेंट में उन्होंने हम वतन ध्रुव स्टील वाला को 6-2 से शिकस्त दी। जीत के साथ पंकज अडवाणी का ये 24वां बैनुल-अक़वामी और 8वां एशियाई खिताब है। इसके साथ साथ बिलियर्ड स्नूकर में मजमूई तौर पर 12 एशियन टाइटल अपने नाम किए हैं उन्होंने। इससे पहले अडवाणी ने म्यांमार के पोक्सा से सख्त चैलेंज पर काबू पाकर 5-4 से जीत के साथ ही फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह 2024 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। शनिचर को हुई AGM की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि ACC के सभी मेंबरान ने इत्तफाक़ राय से तय किया है कि जय शाह 2024 तक ACC के सदर रहेंगे। गौरतलब है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में 5 बोर्ड आर्जी मेंबर हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं। इनके अलावा भी नेपाल, अम्मान, UAE, भूटान, हांगकांग, थाईलैंड, चीन, बहरीन समेत दीगर कई ममालिक के क्रिकेट बोर्ड इस काउंसिल का हिस्सा हैं। इस बीच एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शनिचर को एशिया कप 2022 की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर के दरमियान श्रीलंका में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसके क्वालिफायर मुकाबले में 20 अगस्त 2022 से शुरू होंगे। ACC ने हालांकि अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। 2016 के बाद पहली बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 2018 में आखिरी बार एशिया कप का इनेकाद हुआ था। उस वक्त ये टूर्नामेंट 50 ओवर का खेला गया था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। एशिया कप टूर्नामेंट का इनेकाद हर 2 साल बाद होता है, लेकिन 2020 के एडिशन को एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 की वजह से मनसूख कर दिया था। अब कमेटी ने टूर्नामेंट को इस साल मुनक्किद करने का फैसला किया है। 7 बार एशिया कप का खिताब जीत चुकी टीम इंडिया की नज़रें 8वें खिताब के साथ जीत की हैट्रिक लगाने पर होंगी। भारत 2016 और 18 में मुसलसल 2 खिताब जीत चुका है। नाजरीन, आज गौरैया का आलमी दिन है। ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज़ 2010 में परिंदों के बारे में शऊर उजागर करने के लिए किया गया था। गौरतलब है कि गुज़िश्ता चंद सालों में गौरैया की तादाद में नुमायाँ कमी आई है और उनके वजूद पर बहरान के बादल मंडरा रहे हैं। इस दिन गौरैयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले लोगों को स्पैरो अवार्ड से भी नवाजा जाता है। ये दिन मनाने का एक मकसद हमारे नौजवानों और फितरत के शौकीन अफराद को चिड़ियों से मोहब्बत और उनकी देखभाल करने की तरकीब देता है। और अब मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।